अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर इम्पोर्टेंट पैथोलॉजी ऑफ द बाइलियरी सिस्टम। अब हम डिस्कस करते हैं कोलिडोकोकोलिलिथियासिस। ये क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि स्टोन्स इन द कॉमन बाइल डक्ट। अब देखें, ये हमारे पास राइट हिपैटिक डक्ट, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट ने बनाई थी कॉमन हिपैटिक डक्ट। जब इसमें सिस्टिक डक्ट ओपन होती थी तो ये बन जाती थी कॉमन बाइल डक्ट। अगर कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन आ जाता है तो दिस इज कॉल्ड एज द कोलिडोकोकोलिलिथियासिस। ठीक है। अब स्टोन्स की इसकी दो टाइप्स हो सकती हैं। एक होता है प्राइमरी स्टोन्स, दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोन्स। इसमें ना कोलिडोकोकोलिलिथियासिस की टॉपिक में 2 से 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली टाइप्स, अगर तो यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से स्टेसिस हो गई, यहाँ पे स्टोन बन गई है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी स्टोन्स। सेकेंडरी स्टोन्स की होती है कि ब्लैडर में स्टोन पड़ी थी, ये सिस्टिक डक्ट से निकल के कॉमन बाइल डक्ट में आ गई, दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी स्टोन। ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये आपने याद रखनी है इसके बारे में। अगली बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये है, क्रोविजियर लॉ है। व्हाट इज दिस लॉ? ये लॉ कहता है कि फर्ज किया है कि ये कॉमन बाइल डक्ट है, कॉमन बाइल डक्ट में आ गया स्टोन। जब ये स्टोन आ जाएगा ना तो डेफिनेटली ये ब्लॉक हो जाएगी। जब इसकी ब्लॉकेज होती है तो कभी भी पीछे पेल्पेबल, अगर ये ब्लॉकेज स्टोन की वजह से हुई है तो पीछे ब्लैडर की डिस्टेंशन कभी नहीं होती। ये सिंपल वर्ड में आप ये याद रख लें कि कभी भी अगर कॉमन बाइल डक्ट स्टोन की वजह से ब्लॉक होना है तो ब्लैडर उस पेशेंट का पेल्पेबल नहीं होता। अगर एक पेशेंट कॉमन बाइल डक्ट के ऑब्स्ट्रक्शन के साथ आया और उसका ब्लैडर पेल्पेबल है ना, तो वो स्टोन की वजह से ब्लॉक नहीं हुई कॉमन बाइल डक्ट, बल्कि स्ट्रक्चर या उसमें मेनली मेलिग्नेंसी है जिसकी वजह से उसका ब्लैडर पेल्पेबल है। इसकी दिस इज कॉल्ड एज अ क्रोविजियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। इसके बारे में पूछा जाता है कि अगर कभी भी स्टोन की वजह से कॉमन बाइल डक्ट ब्लॉक होगी तो पेशेंट का ब्लैडर, गाल ब्लैडर कभी भी पेल्पेबल नहीं होगा। अच्छा जी, अब हम कोलिडोकोकोलिलिथियासिस, ये वही क्रोविजियर ला आपको बता दिया। इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? डायग्नोसिस के लिए मैंने अलग से इसको सेपरेटली याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने एक सेपरेट वीडियो जो इसकी बनाई हुई थी, इसमें हमने अच्छे से बल्कि सारी इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस किया था। वही तरीका इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी करा सकते हैं, MRCP ERCP करवा सकते हैं। ठीक है जी, ये मेजर इसके लिए जो हम, इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे अल्कलाइन फास्फेटेज जो है इस डक्ट के अंदर एंजाइम मौजूद होता है, तो जब उसकी ब्लॉकेज होगी तो वो भी रेज मिल सकता है, उसमें कर सकते हैं। अब ट्रीटमेंट इसकी कैसे करनी है? ट्रीटमेंट में मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पास 2 इन्वेस्टिगेशन ऐसी होती हैं जो डायग्नोस्टिक थेरेप्यूटिक भी होती है, एक PTC थी, एक ERCP। पहले तो हम ERCP करेंगे, उससे डायग्नोसिस भी हो जाएगा। दूसरा ERCP के थ्रू ही हम इसका स्टोन भी रिमूव कर देते हैं। अगर ERCP फेल हो गई है, स्टोन रिमूव नहीं हो रहा, तो फिर हम क्या करते हैं, कोलिडोकोकॉटमी। हम कट लगाते हैं, स्टोन को रिमूव करते हैं और ट्यूब रख देते हैं इन द कॉमन बाइल डक्ट और वेट करते हैं। ठीक है, कि बाइल की ड्रेनेज अच्छी हो रही है। मेजर मसला हमारा क्या होता है, ड्रेनेज करना थ्रू द T ट्यूब। अब ड्रेनेज के बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम T ट्यूब को कोलेंजियोग्राम कराते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि जो हमने ट्यूब रखी हुई है उससे आगे डिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हुई है कि नहीं हुई। अगर तो डिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म हो गई है तो फिर हम T ट्यूब को रिमूव कर देते हैं। अगर वो कोलेंजियोग्राम पे ये आता है कि अभी स्टिल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हम क्या करते हैं, 6 to 10 वीक्स के लिए मज़ीद है हमारे पास T ट्यूब को, उसको पड़ा रहने देते हैं। ठीक है जी। नॉर्मली पहली बात मैंने आपको बताई कि जब भी हमने क्या करना है, कोलिडोकोकॉटमी करनी, इसमें क्या करते हैं कि हमने स्टोन्स को रिमूव किया, रिमूव करने के बाद T ट्यूब रख दी और 7 से 10 दिन के बाद दोबारा देखा कोलेंजियोग्राम करा के, T ट्यूब कोलेंजियोग्राम करा के क्या डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हुई है कि नहीं हुई। अगर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन खत्म हो गई तो T ट्यूब को रिमूव कर देंगे। अगर डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन खत्म नहीं होती तो 6 वीक के लिए तकरीबन फिर T ट्यूब को पड़ा रहने देंगे और साथ में क्या करेंगे, T ट्यूब को पड़ा रहने देंगे और PTC और ERCP के थ्रू स्टोन को रिमूव कर देंगे। तो ये हमने पूरा कोलिडोकोकोलिलिथियासिस, उसकी ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सारी डिस्कस कर ली। अच्छा जी, अनदर इंपॉर्टेंट पैथोलॉजी ऑफ द हिपैटोबिलियरी सिस्टम दैट इज कोलेंजाइटिस। अब कोलेंजाइटिस क्या होता है? ये हमारे पास पड़ी है कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये कॉमन बाइल डक्ट। अगर यहाँ पे कहीं पे भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है इस बाइलरी जो चैनल है, इस पूरे चैनल की, दिस इज कॉल्ड एज द कोलेंजाइटिस। द इन्फ्लेमेशन ऑफ द बाइलरी चैनल विच में बी कॉमन हिपैटिक डक्ट एंड कॉमन बाइल डक्ट, इसको क्या कहते हैं हम, कोलेंजाइटिस कहते हैं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? होता यह है कि नॉर्मली यहाँ से बाइल फ्लो कर रहा होता है, कभी बाइल की स्टेसिस हो जाती है तो बाइल कंटेमिनेट हो जाता है बैक्टीरिया की, यहाँ पे हो जाती है ग्रोथ, जो क्या कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन काज कर देते हैं। अब बाइल क्यों यहाँ पे रुक सकता है? सबसे कॉमनेस्ट काज, MCQ याद रखना, मोस्ट कॉमन काज ऑफ कोलेंजाइटिस इज द स्टोन। स्टोन ब्लैडर में पड़ा था, सिस्टिक डक्ट से स्लिप करके कॉमन बाइल डक्ट में आया, इसने यहाँ पे बाइल को ब्लॉक किया, बैक्टीरियल ग्रोथ हुई और कोलेंजाइटिस हो गया। इसके अलावा और किसी वजह से हो सकता है, और यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर बन गया, और किसी वजह से हो सकता है कोई ऑपरेट किया, ERCP ऑपरेट वगैरह करवाया, इंस्ट्रूमेंटाइजेशन, उसकी वजह से। उसके अलावा सूडोमोनास का इन्फेक्शन, क्लेब्सिला के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा जो है हमारे पास एस्केरिस के इन्फेक्शन की वजह से जो हो सकता है। ये सारी काजेज है जिनकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड एज द कोलेंजाइटिस। अब कोलेंजाइटिस में याद रखना, जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, मोस्टली फीमेल होती हैं, एज्ड फीमेल, और इनके जो सिम्टम होते हैं उनका ट्राइएड बनता है। जो ट्राइएड होता है उसको आमतौर पर शार्को ट्राइएड कहते हैं। इसमें क्या होता है,
एपिगैस्ट्रिक पेन, अपर क्वाड्रेंट पेन में होती है पेन, फीवर होता है और जाउंडिस होता है, पेशेंट इसके साथ आता है। और बस का 5 सिम्टम के साथ आता है, उसको रेनॉल्ड पेंटार्ड कहते हैं। ये 3 सिम्टम तो होंगे, जिसमें क्या है फीवर, पेन और जाउंडिस, साथ में अज़ाफ़ी सेप्टिक शॉक और अल्टर मेंटल स्टेटस भी इसमें देखने में मिल सकता है हमें। अच्छा जी, कोलेंजाइटिस का पेशेंट आ गया, हमने क्लिनिकली डायग्नोसिस बना लिया, अब क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस करेंगे। डेफिनेटली जाउंडिस होगा तो बाइलिरुबिन रेज मिलेगी, सीरम बाइलिरुबिन करा सकते हैं। टीएलसी करेंगे क्योंकि फीवर है, इन्फेक्शन है, तो साथ में टीएलसी भी रेज मिलेगा। अब बाइलियरी डक्ट में एक एंजाइम पाया जाता है एएलपी, जब कभी उसकी इंजरी होती है तो वहाँ से ये रेज होता है, एएलपी भी रेज मिल सकता है। उसके अलावा मैंने बताया था इन सारी कंडीशन में जो गोल्ड स्टैंडर्ड है अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन, ये भी करा सकते हैं। तो इन सारी कंडीशन में हम ये करवा देंगे। ट्रीटमेंट इसका वही है कंजर्वेटिव, हम आईवी फ्लूइड देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे, एनाल्जेसिक्स दे देंगे। इसके अलावा अगर सीवियर सिम्टम है, ठीक नहीं हो रहे, तो हम ईआरसीपी के थ्रू इसको स्टोन को रिमूव कर देंगे, या हम क्या कर सकते हैं पीटीसी भी इसमें कर सकते हैं। तो ये मेजर इसकी हमारे पास है। अच्छा जी, अब हम छोटे छोटे टॉपिक कुछ रह गए इनके पास, जल्दी से इनको ओवरव्यू आपको बता देता हूँ कि मेन चीज़ इसमें क्या है। बाइलियरी डक्ट स्ट्रक्चर ये किस वजह से बन सकते हैं, ये हमारे पास पड़ी है कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है। अब कॉमन बाइल डक्ट में बास्केट क्या बन जाता है, स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसकी ब्लॉकेज हो जाती है। क्यों हो सकती है, सबसे पहली बात यह कि ये जब डक्ट बनी थी एम्ब्रियोलॉजिकली, तो यहाँ पे ये सही तरह, जब भी हमारे पास एम्ब्रियोलॉजिकली कोई भी डक्ट बनती है ना, तो वो स्ट्रक्चर पहले क्या होता है, ऐसे कंप्लीट होता है, क्लोज, और बाद में क्या होता है, इसकी रीकैनलाइजेशन होती है। अब रीकैनलाइजेशन ही नहीं इसकी हुई, जिसकी वजह से डक्ट ऐसे क्लोज की क्लोज ही रहेगी, दिस इज कॉल्ड एज द बाइलियरी एट्रीजिया। ये कंजेनिटल वजह हो सकती है जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगी। उसके अलावा बहुत सारे हम सर्जिकली ऑपरेट कर रहे होते हैं, कोलिसिस्टेक्टमी, गैस्ट्रोटमी, हिपैटिक डिसेक्शन। इन सारी कंडीशंस के अंदर भी बाइलियरी डक्ट के अंदर क्या हो सकता है हमारे पास, बाइल डक्ट के अंदर स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। इन्फ्लेमेशन हो गई, बस का स्टोन हो गया, कोलेंजाइटिस हो गया है, ट्रोमा हो गया, इन सारी कंडीशन में भी। और इसके अलावा कोलेंजियोकार्सिनोमा, मैलिग्नेंसी है, इस कंडीशन में भी हमारे पास स्ट्रक्चर बन सकता है। अब आपको देखें कि ये बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट में जब कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो ब्लॉकेज होगी, ऑब्स्ट्रक्टिव जाउंडिस होगा, तो पेशेंट जब भी पेन के साथ प्रेजेंट करेगा, जब यहाँ पे स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे बाइल की स्टेसिस होगी सबसे पहले, एक तो जाउंडिस होगा, दूसरा बाइल स्टेसिस की वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे कोलेंजाइटिस भी हो जाएगा। तो पेशेंट फीवर के साथ, पेन के साथ, कोलेंजाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा, उसका एएलपी रेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डक्ट के सेल की इंजरी होगी तो एएलपी रेज होगा। इसके अलावा हमें और क्या मिल सकता है, और इसमें हमारे पास ऑब्स्ट्रक्टिव जाउंडिस मिल सकता है, कोलेंजाइटिस मिल सकता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन वही ईआरसीपी, एमआरसीपी, पीटीसी, सीटी स्कैन जो आपको मैं स्टार्ट में बता चुका हूँ। ट्रीटमेंट इसकी क्या करते हैं, स्ट्रक्चर की डिलीटेशन होती है ईआरसीपी से या पीटीसी से। अगर मैलिग्नेंट स्ट्रक्चर है तो उसमें हमें प्रॉपर सर्जिकल रिसेक्शन करनी पड़ती है, सर्जिकली उसको ट्रीट करना पड़ता है। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक एक छोटा सा है, गाल स्टोन एलियस। अब मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट किया हमारे पास गाल ब्लैडर है, ये पड़ा है ड्यूडिनम, यहाँ से स्टोन क्या बना देता है, इससे अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाता है, स्टोन यहाँ से निकल के आके इंटेस्टीन में घुस जाता है और इंटेस्टीन को ब्लॉक कर देता है। जब इंटेस्टीन की ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो दिस इज कॉल्ड एज द इलियस, इसकी मूवमेंट अफेक्ट होगी, तो इसको कहते हैं गाल स्टोन इलियस। इसकी ट्रीटमेंट क्या करनी पड़ती है, हमें एंट्रोस्टमी करते हैं, ठीक है। पहले हम कट लगाते हैं, लेप्रोटमी करते हैं, लेप्रोटमी करके हम इंटेस्टीन तक पहुँचते हैं, फिर क्या करते हैं एंट्रोस्टमी कर देते हैं, वो पोर्शन वहाँ से निकाल देते हैं स्टोन्स को। अब बाकी बात रह जाती है कि ये जो अब नॉर्मल कम्युनिकेशन बना हुआ है फिस्टूला, इसका क्या करें। अगर तो पेशेंट की हालत स्टेबल है तो हम जो फिस्टूला की को क्लोज कर देते हैं, अदरवाइज बाद में इसको फिस्टूला को बाद में भी क्लोज किया जा सकता है। लास्ट में छोटा सा टॉपिक है बाइलियरी एस्केरिसिस। एस्केरिस जो है लुम्ब्रिकॉइड्स, ये एंटर होता है एम्पल ऑफ वेटर के थ्रू और जाके वहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है, कोलेंजाइटिस काज कर देता है, लिवर एब्सिस बना देता है, एम्पाइमा कर देता है। इन्वेस्टिगेशन इसकी भी ईआरसीपी के थ्रू हम कर लेते हैं। तो ये मेजर सारी छोटी छोटी पैथोलॉजीज थी जो मैंने आपको बता दी।